today this is a video for class 9 part 1 video of new chapter number 9 force and laws of motion। इससे पहले हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन पढ़ लिया था। अब हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, इसमें हम 3 लॉस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, आगे वाली वीडियोस जो आएंगी। ठीक है, 3 लॉस ऑफ मोशन होते हैं, जैसे कि चैप्टर 8 में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, उसको हमने ड्राइव करा था, उसी तरीके से 3 लॉस ऑफ मोशन भी हम आगे इसमें पढ़ेंगे। अब हम फोर्स के बारे में बात करते हैं। क्लास 8 में फोर्स पढ़ा हुआ है चैप्टर, जिसमें हमने फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था। वही अब यहाँ पे फोर्स हम थोड़ा सा एलोबरेट, इनहेंस करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन पता होती है क्या होती है, ठीक है, लेकिन अब हम वो छोटी सी डेफिनेशन है, थोड़ा सा इसको एलोबरेट करेंगे। जैसे कि फोर्स की डेफिनेशन जानते हैं, इट इज पुश और पुल ऑफ द बॉडी। किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ठीक है, दरवाजे पे हम देखते हैं डोर पे पुश और पुल लिखा रहता है। ठीक है, तो वही क्या होता है? फोर्स होता है। तो अब हम देख रहे हैं फोर्स की, अगर थोड़ा सा और एलोबरेट करें तो क्या होगा? एनी एक्सटर्नल एफर्ट in the form of any external effort, भी समझा भी दूंगा, any external effort in the form of push or pull due to which an object changes or tends to change its state of motion or dimension। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? शेप एंड साइज। अब देखते हैं क्या है, थोड़ी बड़ी सी डेफिनेशन लिख दी, 9 क्लास में आ गए हैं हम लोग अब। ठीक है, तो फोर्स, एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल मतलब बाहर से लग रहा हो बॉडी के ऊपर। जैसे कि इस बोर्ड को हम फोर्स लगा रहे हैं हिलाने के लिए, ठीक है, लेकिन पीछे वॉल है तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इस पे हम क्या लगा रहे हैं? बहुत तेजी से अगर एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हैं, वही क्या है? फोर्स। एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। वो एक्सटर्नल एफर्ट किस फॉर्म में होगा? पुश या पुल के फॉर्म में होगा। ड्यू टू विच, और उस एक्सटर्नल एफर्ट की वजह से होगा क्या? एन ऑब्जेक्ट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। उसके वजह से ऑब्जेक्ट या तो चेंज करेगा या तो टेंड्स टू चेंज। जैसे कि यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो ये अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन अंदर जाने की कोशिश तो कर रहा होगा, टेंड्स टू चेंज। तो एक्सटर्नल एफर्ट की वजह से चेंजेस या तो चेंज हो जाएगा और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। क्या होगा? स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने की कोशिश करेगा। और डायमेंशन, हम फोर्स के वजह से, फोर्स से यूज से किसी की डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं। डायमेंशन मतलब उसके शेप को और साइज को। ठीक है, जैसे बैलून है, फोर्स की मदद से हम उसको प्रेस करके उसका शेप साइज चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया। ऑब्जेक्ट था, मास m था, कुछ कितना भी मास हो सकता है, 10 किलो, 20 kg, कितना भी। इसके ऊपर जैसे ही फोर्स लगाया तो इसके अंदर मोशन आ जाएगा और ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट जिसका मास m था उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया, इसीलिए फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया? मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये चीज हम लोग आगे भी ड्राइव करके देखेंगे कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे बना। ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी हम करके देखेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं इसकी एसआई यूनिट। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी देखा हमने। तो एफ, मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी, चैप्टर 8 में मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स की एसआई यूनिट हो जाएगी। और इसको हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को छोटा करके क्या लिख देते हैं?
न्यूटन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या होता है? 1 न्यूटन। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है न्यूटन। व्हाट इज? न्यूटन। और एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज की दो क्वांटिटी होती है, या तो स्केलर या तो फिजिकल, स्केलर या तो वेक्टर क्वांटिटी। तो क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब इसके पास खुद का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो वो मूव करेगा। ठीक है, तो जिसके पास डायरेक्शन भी हो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। और एनसीईआरटी में हमें छोटा सा एक कन्वर्जन दिया हुआ है कि फोर्स न्यूटन की ऐसे यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, हम लोग हमारे पास एसआई सिस्टम जो होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है एमकेएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम और एक होता है एफपीएस सिस्टम। ये एसआई सिस्टम होते हैं। एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो लेंथ होगी उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। यहाँ पे एम का मतलब क्या है? मीटर। जो लेंथ होगी उसकी एसआई यूनिट हमेशा क्या होगी? मीटर। के का मतलब क्या है? केजी। जो मास होगा, मास की एसआई यूनिट क्या होगी? केजी होगी। और एस मतलब टाइम, तो टाइम कितना, टाइम की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? सेकेंड। तो एमकेएस हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एमकेएस का मतलब क्या है? मीटर, केजी, सेकेंड। जो लेंथ होगी वो मीटर में, मास होगा वो केजी में, और टाइम जो होगा सेकेंड में। और यहाँ पे हमें एनसीईआरटी में सीजीएस के बारे में बता रखा है। सीजीएस में जैसे कि ये लेंथ था, लेंथ मीटर में थी, ये भी सी का मतलब क्या है? लेंथ है। अगर सीजीएस सिस्टम होगा तो वहाँ पे लेंथ की ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी? सी मतलब सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। मीटर से छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे जो मास था वो केजी में था, तो यहाँ पे मास किस में होगा? ग्राम में। केजी से छोटा क्या हो जाता है? ग्राम हो जाता है। और टाइम की ऐसे यूनिट दोनों जगह सेम है, सीजीएस में भी और एमकेएस में भी और एफपीएस में। ठीक है, ये एफपीएस का मतलब क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जैसे लेंथ की यूनिट क्या थी? मीटर। यहाँ पे लेंथ की यूनिट सी मतलब सेंटीमीटर, और यहाँ पे लेंथ की यूनिट क्या है? फुट होगी। ठीक है, यहाँ पे मास की यूनिट क्या है? केजी। यहाँ पे मास की यूनिट क्या है? ग्राम। और यहाँ पे मास की यूनिट क्या हो जाती है? पाउंड। टाइम की तीनों ही सिस्टम में क्या होती है? सेकेंड होती है। अब हमें जैसे हमारी फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन होती है। ठीक है, ये होता है एमकेएस के हिसाब से। एमकेएस सिस्टम के हिसाब से फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और सीजीएस के हिसाब से फोर्स की ऐसा यूनिट होती है डाइन। क्या होती है? डाइन होती है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कन्वर्जन याद रखना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन कितना होता है? 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, कन्वर्जन है छोटा सा। ठीक है, अगर हमें आंसर न्यूटन में दे रखा है, हमने आंसर निकाला न्यूटन में, और उसको बोल दिया जाए कि उसे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करो, तो सिंपल हम उसे क्या कर देंगे? 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सेकंड टॉपिक पे। हमारा सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल होता है पी। क्या होता है? मोमेंटम का सिंबल होता है पी। इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है मोमेंटम की। क्या होती है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम की जो डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? मोमेंटम का सिंबल पी होता है, तो किसका प्रोडक्ट है? मास का और वेलोसिटी का। ठीक है, ऐसा यूनिट की अगर बात करते हैं तो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी। इनटू में वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो मोमेंटम की यूनिट क्या बन जाती है? केजी मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट है। तो मोमेंटम की ऐसी यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर
सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है वेलोसिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम भी कौन सी क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। बात समझ में आई? तो मोमेंटम इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, इसलिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम की ऐसे यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा अगर हम इसको देखें, होता क्या है मोमेंटम, जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसका मास क्या है? m। एक बॉडी है जिसका मास क्या है? m, और उसकी वेलोसिटी क्या है? वो रेस्ट पे है। ये ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पे। रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0। तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू में वेलोसिटी। तो p इज इक्वल टू मास, इसका कुछ भी हो, मास इसका कुछ भी है, जैसे 5 kg होगा, वेलोसिटी क्या है? 0, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम तभी होगा जब वेलोसिटी नॉन जीरो होगी। वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या तो मास 0 हो गया या मास तो 0 हो ही नहीं सकता, किसी भी चीज का मास जरूर होगा। तो वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। अब इसका इम्पैक्ट समझते हैं है क्या। जैसे कि अगर गन से बुलेट निकली, गन से बुलेट निकली, तो बुलेट का जो मास होता है वो क्या होगा? कम। बुलेट का मास होता है वो क्या होगा? बुलेट का मास कम होता है। लेकिन जो बुलेट फायर हुई है उसकी वेलोसिटी बहुत तेजी से जाती है। बुलेट, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बहुत तेज। तो मास कम है लेकिन वेलोसिटी उस केस में ज्यादा हो जाएगी, तो इम्पैक्ट जो आएगा वो भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो मतलब मोमेंटम जो है ना, वो मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे भी और वेलोसिटी पे। बुलेट वाले केस में मास तो कम था, बुलेट का जो मास होता है वो कम होता है, लेकिन जब फायर करती है बुलेट तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मास का अगर हम समझें, कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, जैसे कि बिल्डोजर टाइप कुछ है, अगर वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, तो बिल्डोजर अगर है तो उसका मास बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। लेकिन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मास बहुत ज़्यादा है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो मोमेंटम होते हैं वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे। दोनों में से कुछ भी ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये था मोमेंटम के बारे में। अब एक लास्ट इस वीडियो का वो क्या है? इनर्शिया। लास्ट टॉपिक हमारा इनर्शिया। इनर्शिया 9th क्लास के लिए नया है, मोमेंटम भी नया ही था। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है तो इट कंटिन्यूज टू बी रेस्ट, वो हमेशा कैसा रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इट कंटिन्यूज टू बी ना मोशन, वो हमेशा ही क्या करता रहेगा? मोशन में रहेगा, विदाउट एंड एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कोई भी नॉन लिविंग चीज है वो रेस्ट पे रख दी जाती है, जैसे मार्कर है रेस्ट पे रखा हुआ है, तो ये जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो ये कैसा रहेगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हवा चल गई तो हवा चलने की वजह से ये मूव कर जाएगा, तो इसका मतलब हवा भी क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स ये मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, और या फिर हमने कोई बॉल को फेंका सीधी डायरेक्शन में, बॉल कैसी जा रही है? मोशन में जा रही है, एक टाइम पे जाके वो रुक जाती है। ठीक है, लेकिन इनर्शिया क्या कहता है कि वो कैसी रहेगी? मोशन में रहेगी, लेकिन तब तक जब तक कि वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। लेकिन बॉल वाले केस में जो बॉल आगे मूव कर रही है, आगे जाके वो रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होता है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है। अगर वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे तो बॉल कंटिन्यूस क्या करती रहेगी? मोशन में रहेगी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट कंटिन्यूज टू बी रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट कंटिन्यूज टू बी मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखें थोड़ी अच्छी तरीके से तो क्या होगी? द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी
by itself is called inertia. तो inability मतलब बॉडी के पास एबिलिटी या टेंडेंसी नहीं होती है कि वो अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सके. द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. बॉडी के पास एबिलिटी या टेंडेंसी नहीं होती कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन या तो रेस्ट या तो मोशन, अगर वो स्टेट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, खुद से, बाय इटसेल्फ. ठीक है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो चेंज तो नहीं कर सकता. इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं. ठीक है, इनर्शिया हमें यहाँ पे 3 टाइप का बता रखा है. 3 टाइप्स के इनर्शिया होते हैं. एक होता है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ, या फिर पहले मोशन देख लेते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, इनर्शिया हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. बहुत सिंपल सा है, इजी सा होता है, समझ लेना इसको. कैसे होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो कोशिश करता है, टेंड्स करता है रेस्ट में रहने के लिए. ठीक है, जब तक कि कोई फ्रैक्शनल फोर्स ना लगे. जैसे कि हम लोग अगर किसी ट्रेन में या बस में बैठे हुए हैं, तो ट्रेन में या बस में बैठे हैं, ट्रेन अभी रेस्ट पे है. ठीक है, तो हम लोग भी रेस्ट में रहते हैं, लेकिन जैसे ही सडनली ट्रेन या बस चलना स्टार्ट करती है तो हमारी बॉडी कहाँ चली जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है. तो पीछे की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि हमारी बॉडी चाहती है कि हम लोग कैसे रहें, रेस्ट में रहें. ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं. ठीक है, गाड़ी जो ट्रेन है वो आगे की तरफ जा रही है, बट हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो टेंस करती है कि हम लोग कैसे रहें, रेस्ट में रहें, इसीलिए हम लोग कहाँ चले जाते हैं, पीछे की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, उसी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं. ठीक है, और इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन इसका उल्टा, जब हम लोग ट्रेन या बस में, मूविंग ट्रेन या मूविंग बस में होते हैं, वो बस चल रही है, जैसे ही स्टेशन या प्लेटफॉर्म आ जाता है तो वहाँ पे ब्रेक से रुक जाती है. तो पहले हमारी बॉडी, जब हम चेयर पे बैठे हुए थे, सीट पे बैठे हुए थे, तो हमारी बॉडी क्या थी, मोशन में थी. जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुई तो जो ट्रेन या बस होती है रुक जाती है, तो हमारी बॉडी जो होती है वो आगे की तरफ चली जाती है उस केस में. तो आगे की तरफ जाने का मतलब क्या है, हमारी बॉडी चाहती है कि हम लोग कैसे रहें, मोशन में रहें, जिस वजह से हम लोग आगे चले जाते हैं. तो वो क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इस तरीके से होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो स्टेट ही जाता रहेगा जब तक कि हम कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं. जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते समय जब हम टर्न लेते हैं तो हमारी बॉडी भी कैसे हो जाती है, पहले सामने जाती है फिर टर्न होती है. ठीक है, तो जब हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं और जब हम टर्न करते हैं तो पहले हमारी गाड़ी, हम जो खुद होते हैं, हम पहले उधर की तरफ जाते हैं. अगर हम इस तरफ जा रहे होते हैं तो पहले हमारी जो बॉडी होती है उस तरफ जाती है, फिर टर्न होती है. इसका मतलब वो क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. और एनसीईआरटी में हमें कुछ इनर्शिया ऑफ रेस्ट बता रखा है कि जैसे कि एक पेड़ है, छोटा सा पेड़ है हमारे पास. ठीक है, उस पेड़ को अगर हमने विगरसली शेक करा, ठीक है, तो शेक करने से क्या होगा, अभी वो रेस्ट पे था, शेक करने से क्या होगा, जो उसकी जो ड्राई लीव्स होंगी, ठीक है, जो सूखी हुई पत्तियां होंगी, वो टूट के नीचे गिर जाती हैं. तो किस वजह से टूट के नीचे गिर जाती है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, क्योंकि जो ड्राई लीव्स थी वो चाहती थी वो कैसे रहें, रेस्ट पे रहें. ठीक है, लेकिन जो मोशन हुआ, मोशन होने की वजह से जो उनका स्टॉक होता है, पत्तियों का जो स्टॉक होता है वो बहुत, ड्राई लीव्स है तो बहुत कमजोर होगा, वहां से वो टूट जाता है. लेकिन जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनका जो स्टॉक होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा, जिसकी वजह से ग्रीन लीव्स तो नहीं टूट पाती. लेकिन जो ड्राई लीव्स होती है उनका स्टॉक कैसा होता है, थोड़ा सा वीक होता है और उसकी वजह से वो टूट जाते हैं. ठीक है, इसी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं. या फिर जो हमारे डोर मैट होते हैं, ठीक है, दरवाजों के पास जो मैट लगा रहते हैं, उसके अंदर बहुत सारी डस्ट, धूल लग जाती है. उसको जैसे ही किसी चीज से हिट करा जाता है तो सारी की सारी जो धूल होती है, डस्ट होती है, वो बाहर निकल जाती है. ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है. ठीक है, तो ये सब था इनर्शिया के बारे में. नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2 वीडियो में हम लोग लॉस ऑफ मोशन को आगे कवर करेंगे. ठीक है.